नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग खास तौर से चर्चा करेंगे आचार्य शुक्ल का एक निबंध है कविता क्या है, जो कि अपने व्याख्यातावृत्ति में जोड़ा गया है। वैसे अगर आपको पूरा निबंध पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हो, मैंने डाल रखा है। आप आराम से जा कर के उसमें जितना भी मतलब फर्स्ट ग्रेड का कोर्स है वो संपूर्ण मैंने क्रिया करवा रखा है। जैसे आप लोगों को मैं 2 4 5 टॉपिक बता दूं, जैसे ध्वनि सिद्धांत है, उसी प्रकार से वक्रोक्ति सिद्धांत है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, पूरी साकेत है, कफन है, वो जितनी भी कहानियाँ जोड़ रखी हैं, शीर्ष के फूल है, वो सारे पुरस्कार वगैरह, यही सच है, उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सब कुछ मैंने अच्छे से करवा रखा है। पर कुछ विद्यार्थी हैं वो बोल रहे थे कि सर कविता क्या है, थोड़ा सा मतलब कठिन निबंध है। आचार्य शुक्ल की भाषा आप लोगों ने सेकंड ग्रेड में भी देखा होगा कि जैसे उत्साह है, श्रद्धा है, भक्ति है, वो वाले निबंध अपन कितनी भी बार पढ़ें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, समझ से बाहर हो रहे हैं, भाषा थोड़ी सी हार्ड है। तो यहाँ पर अपन सरलीकरण के माध्यम से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कविता क्या है, निबंध आचार्य शुक्ल का कैसा निबंध है, आलोचनात्मक निबंध है। और इस निबंध के प्रारंभ में शुक्ल जी ने समास शैली या फिर सूत्र शैली में इसको है वो लिखा गया है। कविता क्या है, वह निबंध, कविता वह साधन होती है जिसके द्वारा शेष जो सृष्टि होती है ना अपनी, उसके साथ में मनुष्य के रागात्मक संबंध होते हैं, उसकी रक्षा की जाती है और उनका ही क्या होता है, एक साथ ही निर्वहन किया जाता है। आगे देखिएगा, आगे शुक्ल जी जो हैं वो राग की व्याख्या करते हैं कि दूसरे अनुच्छेद की जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं उसमें आचार्य शुक्ल ने राग की व्याख्या की है कि भाई राग होता क्या है। प्रारंभिक पंक्तियों में कविता का कार्य स्पष्ट करते हैं और रागों का वेग स्वरूप जो रागों में मनोशक्तियाँ होते हैं उनके साथ में सृष्टि के साथ उचित उसका सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की है। और इसी के माध्यम से कविता मानव जीवन के कार्यत्व की अनुभूति उत्पन्न करने वाला एक ऐसा प्रयास होता है जिसमें अन्यथा मनुष्य को जड़ हो जाने में कोई संदेह नहीं। यानी मनुष्य जो होता है उसको उसकी रागात्मक जो शक्ति होती हैं, उसकी भावनात्मक जो शक्ति होती हैं वो कविता के साथ जुड़ जाती हैं। अगर वो ही नहीं जुड़ती हैं तो मनुष्य एक तरह से क्या माना जाता है, वहाँ पर जड़ हो जाता है। जब कवि भावनाओं के प्रश्नों से गुजरते हैं तो उससे क्या होता है, कविता होती है वो प्रस्फुटित, मतलब कविता होती है वो मनुष्य की आत्मा से, मन से निकलती है। भावनाओं का नाम ही कविता होता है, रागात्मक वाक्यों का ही नाम कविता है। और इसी कविता ये जो होती है वो कविता की आत्मा कहलाती है। कविता में मनुष्य के स्वभाव की रक्षा भी होती है। कविता क्या है, निबंध, इसमें कुल देखिएगा 13 भाग हैं। कितने भाग हैं, पहला है सभ्यता के आवरण और कविता, दूसरा जो है वो है कविता और सृष्टि का प्रसार, तीसरा है मार्मिक तत्व क्या होता है या मार्मिक वाक्य, आगे होता है कविता का व्यवहार, और फिर होता है कविता की उच्चभूमि, फिर आता है भावना या फिर कल्पना, फिर मनोरंजन, फिर सौंदर्य, फिर चमत्कार, उसके बाद में कविता की भाषा, अलंकार, कविता पर अत्याचार और कविता की आवश्यकता क्यों होती है। इस प्रकार से 13 परिच्छेदों के माध्यम से शुक्ल जी हैं अपन को कविता के बारे में समझाने की कोशिश है वो कर रहे हैं। शुक्ल जी ने अपने ही निबंध कविता क्या है को उपरोक्त 13 भागों में रख करके कविता के स्वरूप का वर्णन किया है और उसका ये निबंध जो है उसके निबंध संग्रह चिंतामणि में संकलित है, जिसका पहले नाम विचार वीथी था। निबंध का पहले अपन सार देखते हैं कि कविता ही मनुष्य के हृदय में स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठा करके लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। मतलब कहने का है कि कविता ही जो होती है वो मनुष्य के हृदय में जो स्वार्थ संबंध होते हैं, उस संकुचित मंडल होता है अपने मन में, उनसे ऊपर उठा करके लोक जन जो होता है उसके सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। वहीं पर जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार है वो होता रहता है। आगे देखिएगा, आगे है कि सभ्यता के आचरण और कविता। सभ्यता का जो आवरण होता है
उसकी कविता किस प्रकार से होती है। देखिए, सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ जो जो मतलब जैसे जैसे मनुष्य के व्यवहार में बहुरूपी होता जाता है, मनुष्य के व्यवहार अनेक रूपों में होता है, वैसे वैसे ही उसके मूल रूप होते हैं वो क्या होते हैं, क्रुद्ध होते चले जाते हैं। क्रुद्ध भावों के अमूर्त तक होने लगे। जैसे कीर्ति की लालसा, यानी मनुष्य होता है उसके बड़ाई होती है, कीर्ति होती है, यश होता है, उसकी लालसा, ऐसे भावों का ही बौद्ध दर्शन में अरूपण कहा गया है कि मनुष्य होता है वो अपनी बड़ाई ही ज़्यादा चाहता है, अपना यश प्राप्ति ज़्यादा चाहता है। जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही कवियों के लिए ये काम होता है वो और ज़्यादा कठिन होता जाता है, और ज़्यादा बढ़ता जाता है। ये अच्छा कंटेंट है, आप इसको नोट कीजिएगा, ये वाला कथन कि जो क्रुद्ध भाव होते हैं वो अमूर्त तक ले लेने में जिस प्रकार कीर्ति की लालसा, ऐसे भावों को बौद्ध दर्शन में क्या कहा गया है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। बौद्ध दर्शन में इसको अरूपराग के रूप से जाना गया है। किसके नाम से? अरूपराग। नोट कीजिएगा, ऐसे कथन पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। इससे ये स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे हमारी कृतियों पर सभ्यता के नए नए जो आवरण चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही एक और कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि का कर्म होता है वो भी कठिन होता जाता है, यानी टॉपिक होते हैं वो और ज़्यादा कठिन आएंगे तो कवि होता है वो और ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर होगा। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से ही काम नहीं चलता है, बल्कि उसमें काव्य में बिंब ग्रहण भी बहुत जरूरी होते हैं। बिंब अपेक्षिकृत होते हैं, ये बिंब ही निर्दिष्ट, गोचर और मूर्त विषय के हो सकते हैं, यानी बिंब होता है वो मूर्त होता है। कविता और सृष्टि का प्रसार किस प्रकार से होता है, तो देखिएगा, हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यवहारों को, जो व्यापार होते हैं उनको भावना के सामने ला करके कविता बाह्य प्रकृति के साथ साथ मनुष्य की अंतः प्रकृति का सामंजस्य है वो भी धारण करती है, और उसकी भावनात्मक सत्ता का जो प्रचार प्रसार है वो करती है। मतलब काव्य की दृष्टि में नर क्षेत्र के भीतर भी रहती है, मनुष्य क्षेत्र की बाह्य सृष्टि की ओर होती है, और समस्त चराचर जगत में होती है। तो कविता का सृष्टि का प्रसार कितने प्रकार से होता है पूछा जा सकता है, तो 3 प्रकार से होता है। तीनों के नाम भी याद होने चाहिए कि इनमें से कौन सा नहीं है। अब देखिए, नर क्षेत्र के बारे में बोलते हैं कि मतलब नर क्षेत्र के भीतर है, कहीं पर मनुष्य बाह्य सृष्टि के भीतर, तो कहीं पर समस्त चराचर भी होता है। तो संसार में अधिकतर जो कविताएं होती हैं वो इसी क्षेत्र के भीतर हुई हैं। नृत्य की बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति के नाना जो संबंध होते हैं उनको पारस्परिक विधानों का संकलन या फिर उद्भावना ही काव्यों में मुक्त हो या फिर प्रबंध अधिकतर पाई जाती है। साहित्य शास्त्र की रस निरूपण पद्धति में आलम्बनों के बीच बाह्य प्रकृति के स्थान नहीं मिला है, वह उद्दीपन मात्र ही मानी जाती है। अब है मनुष्य की बाह्य प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, मनुष्य की बाह्य सृष्टि या किस प्रकार की होती है कि आलम्बन के रूप में जो ग्रहण हमारे यहाँ पर संस्कृत के प्राचीन काव्यों के बीच बीच में ही पाया जाता है। यहाँ पर प्रकृति का जो ग्रहण है वो आलम्बन रूप में अपन को मिलता है। मतलब वर्ण में आई हुई वस्तुओं का मन जो होता है वो एक तो बिंब ग्रहण में होता है और एक अर्थ ग्रहण में लिया गया है। प्रकृति का जो आलम्बन रूप में चित्रण है वो वाल्मीकि ने हेमंत ऋतु का जो वर्णन है वो किया है, जो कि कुमार संभव नामक ग्रंथ है और एक रघुवंश है कालिदास का, उसमें अपन को मिलता है। गुणेश्वर की दृष्टि सामान्यतः चीर परिचित सीधे साधे प्रशांत और मधुर दृश्यों की ओर रहती है, पर यह शैली अवधारणा भय और विशाल की ओर से ले जाती है। समस्त चराचर नर क्षेत्र भीतर वृद्ध होने वाली काव्य दृष्टि की अपेक्षा संपूर्ण जीवन क्षेत्र और समस्त चराचर के क्षेत्र में मार्मिक तथ्यों का चयन करने वाली दृष्टि उत्तरोत्तर अधिक व्यापक और गंभीर कही जाएगी। जैसे जैसे अंतःकरण के विकास होता जाएगा सभ्यता भी बढ़ती गई है, और वैसे वैसे मनुष्य का ज्ञान है उसकी वृद्धि है वो व्यवसायत्मक भी होती गई है। यानी इंसान होता है वो मतलब अपना कोई काम धंधा होता है उसको व्यवसाय के रूप में बदल लिया गया है। आगे शुक्ल जी समझाने की कोशिश करते हैं कि काव्य में व्यवहार किस प्रकार से रखा जाता है। तो देखिएगा, भाव और मनोविकारों के विवेचन में हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य को कार्य में प्रवृत्त करने वाली मूलवर्ती भावात्मकता है। केवल तर्क वृद्धि का विवेचना में बल से हम किसी भी जो काव्य होता है उसमें प्रवृत्त नहीं होते हैं। बात यह है कि केवल इस बात को जानकर ही हम किसी
काम को करने या फिर न करने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि ये काम अच्छा है या फिर बुरा है, लाभदायक है या फिर हानिकारक है, मनुष्य की उच्च भूमि किस प्रकार से होनी चाहिए। यहाँ पर काव्य का व्यवहार के रूप में अपन को ये बात समझनी चाहिए कि इस बात को जान कर के हम किसी भी काम को करने या न करने को तैयार नहीं होने चाहिए, बल्कि ये काम अच्छा है या फिर बुरा है, लाभदायक है या फिर हानिकारक है। मनुष्य की उच्च भूमि में पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, इसी प्रकार जो है वो भाव प्रसार भी होता है। कविता ही दृश्य को प्रकृति दशा में लाती है और जगत के बीच में क्रम से उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्य की उच्च भूमि पर ले जाती है। भावना या फिर कल्पना। पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान ही लिया करते हैं। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर है, उसकी मूर्ति मन में ला करके उसी सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। साहित्यकारों ने इसी को भावना कहते हैं, आजकल लोग इसको कल्पना कहते हैं। बात बहुत ही अच्छी है, समझने वाली है कि भावना और कल्पना क्या होती है। देखिए समझिएगा कि पुराने धार्मिक जो लोग हैं, उपासना का अर्थ ध्यान ही लिया, यानी उपासना किसको कहा है, जो ध्यान लगाता है उसको। जो वस्तु हमसे अलग है या दूर होती हुई प्रतीत हो रही है, उसकी मूर्ति अपने मन में लाते हैं, अपन सोचते हैं उसके बारे में, और उसके सामीप्य का अपन अनुभव करना ही क्या होता है, एक उपासना होती है। जैसे ईश्वर होता है तो उसकी मूर्ति अपने मन में ला करके उसके बारे में, ईश्वर के बारे में सोचते रहते हैं, उसको समीप लाते हैं, वो उपासना है। साहित्यकार इसको ही क्या कहते हैं, भावना कहते हैं, यानी कविता लिखने वाले। और आजकल के जो लोग हैं वो क्या बोल देते हैं, इसी को कल्पना। तो अच्छा कथन है, नोट कीजिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला है, कल्पना दो प्रकार की होती है। किस किस प्रकार की होती है देखिएगा, विधायक और ग्राहक। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या फिर पाठक वर्ग में अधिकतर ग्राहक। अधिकतर कहने का अभिप्राय ये है कि जहाँ पर कवि पूर्ण चित्रण नहीं करता है, वहाँ पाठक या फिर श्रोता को ही अपनी ओर से कुछ मूर्ति विधान करना पड़ता है। भारतीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत ही प्रधानता दी गई है। मनोरंजन। कविता का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होता है, अपितु कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ में मनुष्य का हृदय का सामंजस्य स्थापित करना है। कविता के इसी रमने वाली शक्ति को देख करके पंडित जगन्नाथ ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा है। रमणीय प्रतिकार शब्द काव्यम, ये पंडित जगन्नाथ की दी हुई परिभाषा है। तो काव्य का साध्य स्थिर किया तथा जो यूरोपीय हैं उस समीक्षकों ने आनंद को काव्य का चरम लक्ष्य माना, यानी आनंद प्राप्ति होता है वही काव्य होता है। हिंदी के रीतिकाल के जो कवि मानव राजा और महाराजाओं किसी वासनाओं के उत्तेजित करने के लिए ही रखे जाते हैं, यानी उन्होंने कविताएं वो राजा और महाराजाओं को उत्तेजित करने के लिए श्रृंगार रस की ओतप्रोत कविताएं लिखी हैं। सौंदर्य क्या होता है कि सौंदर्य बाह्य कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की एक वस्तु है। जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर के मनुष्य अपनी प्रथम सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है, वह अवश्य एक दिन विभूति है। भक्त लोग अपनी उपासना या फिर ध्यान में इसी विभूति का आलम्बन करते हैं। तुलसी और सूर्य ऐसे सगुण उपासक भक्त राम और कृष्ण का सौंदर्य भावना में मग्न होकर के ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर गए हैं। फिर आगे देखिए, कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप के सौंदर्य की छटा नहीं दिखती, प्रस्तुत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य की अत्यंत ही मार्मिक दृश्य सामने रखती है। कवि की दृष्टि तो सौंदर्य की ओर जाती है, चाहे वह जहाँ से वस्तुओं के रूप रंग में अथवा मनुष्य के मन में, वचन और कर्म में है। चमत्कारवाद, कि चमत्कारवाद मनोरंजन की एक सामग्री है जिसमें इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरे जो लोग मनोरंजन को ही काव्य का लक्ष्य समझते हैं, वे यदि कविता को चमत्कारवाद ही ढूंढा करते तो कोई उसमें आश्चर्य की बात नहीं है। यानी जो मनोरंजन ही कविता का लक्ष्य मानते हैं, जैसे हास्य कवि होते हैं, उनके लिए मतलब चमत्कार ढूंढना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह बात ठीक है कि हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके मर्म को जो स्पर्श होता है, ये उक्ति के द्वारा ही स्पष्ट होता है। कविता की जो भाषा होती है, इसमें कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए। वह प्राय ऐसे रूपों और व्यवहारों को ही लेती है जो स्वाभाविक होते हैं और संसार में सबसे अधिक मनुष्यों को सबसे अधिक दिखाई पड़ते हैं। तीसरी विशेषता कविता की भाषा में वर्ण विन्यास की है। काव्य एक बहुत ही व्यापक कला है। जिस प्रकार से मूर्त विधान के लिए कविता चित्र विधा की प्रणाली का अनुसरण करती है, उसी प्रकार
नान सौष्ठव के लिए वह संगीत का कुछ कुछ सहारा लेती है। नान सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। जैसे तालपत्र होते हैं, भोजपत्र होते हैं, कागज होते हैं आदि का आश्रय दूर हो जाने पर भी वह बहुत दिनों तक लोगों की जीवा पर नचाती रहती है, यानी नान सौंदर्य के माध्यम से। अलंकारों की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि कविता में भाषा की भाव शक्तियों में काम लेना पड़ता है। वस्तु का भावना पर मिली करने और भाव को अधिक उत्कृष्टता पर पहुंचाने के लिए किसी वस्तु का आधार पर गुण बता करके दिखाना पड़ता है, और इसी घुमा फिरा कर कही हुई बात को अलंकार कहा जाता है, यानी जिससे नान सौंदर्य बढ़ता है काव्य में। जिस प्रकार एक जो तरुण स्त्री है वो अलंकार लाद करके सुंदर नहीं हो सकती, उसी प्रकार प्रस्तुत वस्तु या फिर तथ्य की रमणीयता के अभाव में अलंकारों का ढेर काव्य का सजीव स्वरूप नहीं रख सकता है। अलंकार होता क्या है? सूक्ष्म दृष्टि वालों ने काव्य को सुंदर से सुंदर शब्द चुने और उनके रमणीयता के कारण की उसकी खोज की है कि किस प्रकार के शब्द इसमें डालें जिससे कविता का नान सौंदर्य वो बढ़े। और किस प्रकार से कविता पर अत्याचार हुआ है कि कविता पर अत्याचार भी बहुत क्रुद्ध हुए हैं। लोभी, स्वार्थी और खुशमिजाजी ने उनका गला दबा करके कहीं पर अपनों की असमान यानी आसमान पर चढ़ाने वाली स्तुति कराई है, कहीं पर दृश्य न देने वाले निराधार की उसकी निंदा भी की है काव्य की। कविता की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कि मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय है वस्तु है कि संसार की सभ्य और असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दृश्य ना हो, पर कविता का प्रचार प्रसार अवश्य होता रहना चाहिए। इस प्रकार से कविता क्या है, निबंध है, उसका सार रूप में अपन ने अध्ययन किया है। कुछ कुछ बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। वैसे आप डिटेल से अगर पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक्स करवाए गए हैं, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। और टेस्ट सीरीज भी अपनी पढ़ी है वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें आरपीएससी के पुराने पेपर्स वगैरह हैं वो भी मैंने करवा रखे हैं 2012-13 से लेकर के 20-22 तक के टोटल आरपीएससी की से मिलान किए हुए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। और पुस्तक लेनी है तो आप सभी को पता है, आप लोग पुस्तक भी खरीद सकते हैं, अपने पास फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की उपलब्ध हैं।